हे, माय नेम इज़ आरवीर और इस वीडियो में बात करेंगे एसिड बेसिस एंड सोल्ट के बारे में। तो ये क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है और इस वीडियो में हम ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है क्योंकि हम जो एसिड बेसिस एंड सोल्ट को उसको डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप इन डेप्थ पढ़ सकते हो या आप वन शॉट पढ़ सकते हो। वन शॉट में आपको 1 घंटे में पूरा चैप्टर कराया जाएगा, जहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू आएगा चैप्टर का। मेनली जो मेन पॉइंट्स हैं वो चीज़ें आ जाएंगी और वो इनफ होगा। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ थोड़े बहुत नंबर लाने हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही इनफ होगा अगर वन शॉट आप पढ़ना चाहते हो। पर इन डेप्थ में अगर आप चीज़ों डेप्थ में समझना चाहते हो तो इन डेप्थ चैप्टर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट। क्या होता है एसिड बेसिस एंड सोल्ट? सो आपको पता है केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब हम मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बिहेवियर, वो कैसे किस तरह से मैटर बिहेव कर रहा है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सो केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। यानी कि केमिस्ट्री जब हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ फिजिकल हो, केमिकल हो, उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं हम केमिस्ट्री। तो एसिड बेसिस एंड सोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। एसिड बेसिस एंड सोल्ट बेसिकली अगर मैं कहूँ कि एसिड बेसिस एंड सोल्ट होते क्या हैं, तो एज देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक डेफिनेशन कि एसिड ये है, एसिड वो है, बेस ये है। पूरा चैप्टर आपको दिया गया है एसिड बेसिस एंड सोल्ट को समझने के लिए। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे हम समझते जाएंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सोल्ट क्या है, धीरे धीरे। यानी कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है इसकी। सो अगर आपको इन डेप्थ समझना है कि एसिड बेसिस को क्या है एसिड बेसिस, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और हम उसे पढ़ेंगे कि उसकी किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है मैटर के साथ, मेटल के साथ, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, वाटर में जब हम उसको डाल रहे हैं तो किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसे दूसरे कंपाउंड से अलग बनाती हैं। जो एसिड बेस एंड सोल्ट जो अदर कंपाउंड से अलग बनाता है, उनकी क्यों बनाता है अलग, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि एसिड और बेसिस का टेस्ट क्या होता है। देखो एसिड का जो टेस्ट होता है वो होता है खट्टा। खट्टा कैसे? जब आपने लेमन को आपने टेस्ट किया हो लेमन को, तो उसका जो टेस्ट आता है वो आता है सोर, खट्टा। और बेस का जो टेस्ट आता है वो आता है बिटर। आपने सुना है कि करेले को हम क्या कहते हैं? बिटर गोड। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बेस है और बेस बिटर होता है, बिटर टेस्ट होता है बेस का। और बिटर जो होता है कड़वा होता है, करेला भी कड़वा होता है। सो करेला इसलिए कड़वा होता है क्योंकि उसके अंदर जो है शायद एल्कनॉइड नाम का कोई बेस पाया जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट एल्कनॉइड, पर इस तरह का कोई उसमें बेस पाया जाता है, इसीलिए वो कड़वा होता है। और जब हम करेले को कुकिंग करते हैं करेले की, तो उसमें जो अच्छी कुकिंग करते हैं उनकी यही हमेशा रहती है कि हम एल्कनॉइड को किसी तरह से डैमेज करते हैं ताकि जो करेला है वो कड़वा ना रहे। ठीक है, सो एसिड का जो ध्यान रखना है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, बेस का जो वो होता है टेस्ट होता है वो बिटर होता है। और लेकिन हम टेस्ट से ही सिर्फ एसिड बेसिस के बारे में पता नहीं लगा सकते। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आपने लेमन को तो टेस्ट कर लिया, कि चलो ठीक है तो सोर है, खट्टा है, पर और आपने लेट्स से करेले को भी टेस्ट कर लिया, उसमें एल्कलॉइड है, वो बिटर है, वो कड़वा है, पर आप सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, H2SO4 को टेस्ट नहीं कर सकते, आप HCl को टेस्ट नहीं कर सकते। अगर बेस की बात करूँ तो NaOH को टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, KOH को टेस्ट नहीं कर सकते, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इनको आप टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने कुछ बनाए इंडिकेटर्स, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सो जो हमने बनाए हैं उन आर्टिफिशियल कह लीजिए या सिंथेटिक इंडिकेटर्स कह लीजिए, जो नेचुरल वो नेचुरल इंडिकेटर्स, और एक और होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को एसिड के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो उनकी जो ऑर्डर है वो इनिशियल ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर में चेंज हो जाता है। इसी तरह से बेस में भी उनकी ऑर्डर में चेंज हो जाता है। सो अब हम देखने वाले हैं कि इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। उससे पहले आप ये बताइए कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मुझे बताइए और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताइए। और नहीं पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो सर्च करके कमेंट करिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होने वाला है। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड H2SO4 नहीं होता, इससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का जो pH होता है ना, वो होता है -28।
ये -28 बहुत ज़्यादा है। जब आप pH के बारे में पढ़ोगे तो ये -28 बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, अब मैं इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, और मैं सिर्फ आपको उन्हीं इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँगा जिनमें NCERT ने बताया है, लिखा हुआ है NCERT में, ठीक है। नहीं तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स आपके एंडलेस इंडिकेटर्स होते हैं नेचुरल, ठीक है। सो देखते हैं, तो अब हम देख लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स। तो पहला है नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, और उसके बाद है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में एक आता है सबसे पहले लिटमस, जो कि एक लिकेन प्लांट से निकाला गया है। लाइकिन या लिकेन, ये एक थैलोफाइटा में आता है ये। और जब हम इसे एसिड के कॉन्टेक्ट में लाएंगे, एसिड सॉल्यूशन में इसको कॉन्टेक्ट में लाएंगे, तो इसका जो कलर होगा वो रेड होगा, और बेस में जो इसका कलर होगा वो ब्लू होगा। हालांकि मैं यहाँ इस पर कलर भी दे सकता हूँ उसको ब्लू, ठीक है। लिटमस पेपर एसिड में रेड होगा और बेस में ब्लू होगा। टर्मरिक जो है हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर इस्तेमाल किया जा सकता है, और सिर्फ टर्मरिक नहीं, बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो इस्तेमाल करे जा सकते हैं, ठीक है। अनियन हो गया हमारा, कैबेज हो गया, वो एक एज अ नेचुरल इंडिकेटर इस्तेमाल किया जा सकता है। पर टर्मरिक को आपकी बुक में ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, इसलिए मैं टर्मरिक आपको बता रहा हूँ, और इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है एज अ MCQ। अब देखिए, एसिड में जो इसका कलर होगा येलो होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो टर्मरिक है वो एसिडिक ही है अपने आप में, ठीक है। ब्लू में ब्लू कह रहा हूँ, बेस में जो उसका कलर होगा वो या तो रेड होगा या रेडिश ब्राउन कलर भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सिंथेटिक इंडिकेटर या आप कह लीजिए आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जैसे कि बहुत सारे हो सके हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, बहुत सारे, पर हम दो की बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ दो दिए गए हैं। तो फेनोल्फेथलीन है पहला। फेनोल्फेथलीन एसिड में जो उसका कलर होता है वो होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। बेस में जो उसका कलर होता है वो पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो रेड होता है, बेस में येलो। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हट रहा हूँ थोड़ा सा। उसके बाद हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। अगर कोई भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन है और हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी ऑर्डर जो है चेंज हो रही है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जब फाइनल हमने उसे एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाला, उसकी जो ऑर्डर है वो चेंज हो रही है, तो उस ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऐसे इंडिकेटर्स को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं? एक हमारा होता है अनियन, प्याज, ठीक है। क्लो होता है जो लौंग होती है, जैसे कि कैबेज बताया मैंने आपको। कैबेज एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। लिटमस हमारा है, टर्मरिक, फेनोल्फेथलीन, मिथाइल ऑरेंज। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में बेसिकली यूज़ नहीं किए जाते ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बिकॉज दे आर नॉट एज इफेक्टिव, ठीक है। तो अनियन को अगर आपको एज अ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना है? आपको एक बैग लेना है, उसमें अनियंस डालिए, छील के अनियंस डालें उसमें, और कुछ छोटे छोटे कॉटन क्लोथ्स में रख दें, उसे ओवरनाइट रख दें। उसके बाद वो जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो एज अ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप उनका ऑर्डर चेक किए, इनिशियली बेसिक सॉल्यूशन में उसे डालें, फिर उसका ऑर्डर चेक करें, तो वो एक एज अ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोबारा से आप इसको देख लीजिए और इसका ध्यान रखना, क्योंकि टर्मरिक येलो है, मिथाइल ऑरेंज येलो बेस में है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा लगता है। टर्मरिक येलो है एसिड में, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हो। टर्मरिक जो है एसिडिक है, एसिडिक नेचर है, तो एसिड में उसका कलर चेंज नहीं होगा, पर बेस में उसका कलर जो है रेड हो जाएगा। बस यही इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन केसेस है, नहीं तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ केसेस में लिटमस पेपर में रेड हो रहा है, ये मिथाइल ऑरेंज में रेड हो रहा है, फेनोल्फेथलीन में कलरलेस है, और इसमें फिर हल्के हल्के कलर हैं, येलो है, पिंक हो गया, ब्लू हो गया। जो रेड कलर है वो मेनली एसिड में आ रहा है, पर इस केस में नहीं, क्योंकि टर्मरिक जो है अपने आप में एक एसिड है, क्योंकि वो एक इंडिकेटर हमने बनाया नहीं है, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, सोल्ट भी हो सकता है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे, ठीक है। अब हमें बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कि जैसे ही हम चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं हमें पता लगता जा रहा है कि एसिड बेसिकली है क्या, हम उसे डिफाइन करते जा रहे हैं कि वो उसका कलर क्या है, उसे हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, कैसे वो वाटर से, कैसे वो इन सब से रिएक्ट करता है, कैसा इसका बिहेवियर, राइट। तो बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
उससे पहले पेज नंबर 18 पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है कि हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, एक एसिडिक, बेसिक और वाटर। आई वांट यू टू इमेजिन कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है, आप टेस्ट ट्यूब इमेजिन कर सकते हो जहाँ पे एक एसिडिक सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन है और वाटर सॉल्यूशन है। और हमारे पास सिर्फ दिया गया है आई थिंक रेड लिटमस पेपर, राइट। रेड लिटमस पेपर हमें दिया गया है और हमें कहा गया है कि इस रेड लिटमस पेपर से, इस अकेले रेड लिटमस पेपर से आपको तीनों जो सॉल्यूशन इनको पता करना है कि कौन वाटर है, कौन बेसिक है और कौन एसिडिक है। मैं मान रहा हूँ कि ये एक एसिडिक है और ये बेसिक ही वाटर, पर हमें नहीं पता कि कौन सा है। लेट्स इमेजिन कि हमें नहीं पता कि कौन सा है, हमें रैंडमली वो पिक करना है, ठीक है। अब हमने जो रेड लिटमस पेपर है स्टार्टिंग में डाला, जो कि क्या था, एसिडिक सॉल्यूशन। अब दूसरा एसिड में अगर आप एसिड में रेड लिटमस पेपर डालोगे तो मैंने लिखा हुआ था, आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपने नोट किया था, स्क्रीनशॉट लिया था, कुछ भी आप चेक कर सकते हो। अगर एसिड को, लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे, एसिड के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। लेकिन वो पहले से रेड है तो उसका कलर जो है चेंज नहीं होगा। तो अब हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते कि एसिड है नहीं, क्योंकि अगर हम वाटर में भी रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका जो कलर है वो रेड ही रहने वाला है। सो इसका मतलब जो हमने पहला जो हमारे पास सॉल्यूशंस था, जो टेस्ट ट्यूब थी हमारी, उसमें वाटर भी हो सकता है और एसिडिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में जब हम बेस में रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका कलर है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि जो लिटमस पेपर है उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है बेस में, ठीक है। तो अब हम इसे उठा के इधर रख देते हैं कि ये तो हो गया हमारा बेसिक सॉल्यूशन, इससे हमने पता कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ 2 टेस्ट ट्यूब्स बची हैं, पहले में एसिडिक और दूसरे में वाटर। अब हम स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालेंगे तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया उसका जो कलर रेड हो जाएगा। एसिड में जो लिटमस पेपर है उसका कलर रेड हो जाता है, बेस में उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो हम इसे भी डिटेक्ट कर लिया हमने कि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अब आप या तो इस तरह कह लीजिए कि हमने 2 सॉल्यूशन तो निकाल दीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब से निकाल दीजिए, जो आखिरी बची वो वाटर, या आप रेड लिटमस पेपर को दोबारा से लीजिए, आप कहोगे इसका कलर चेंज नहीं हुआ, इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो ये एक वाटर है। तो ये आपका क्वेश्चन था, कुछ नहीं, आसानी से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अब हम समझते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं एसिड एंड बेसिस की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हम एसिड बेसिस को लेबोरेटरी में ले जाएंगे तब क्या होगा। देखो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हम एसिड बेसिस को लेबोरेटरी में ले जाने का मतलब है कि हम उनका डिटेक्ट करना चाह रहे हैं इंडिकेटर से कि वो एसिड है, वो बेस है, वो सोल्ट है। तो मैंने आपको पहले ही जो टेबल 2.1 आपको दी हुई है, मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मिथाइल ऑरेंज जितने भी आपके एसिड दिए हुए ना, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपके बेस दिए गए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी आपके बेस दिए गए, इनको आपको मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फिथिलीन और लिटमस पेपर से डिटेक्ट करना है कि उनका कलर किस किस तरह से होगा। आपको इसमें क्या करना है, एक्टिविटी 2.1 में आपको एसिड्स अलग लिखने हैं। एसिड कौन से होते हैं? जिनके पास H होता है, जिनके पास H होता है और जिनके पास OH होता है वो बेस होते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अभी के लिए सिंपल सी है, लेकिन हाई क्लासेस में आप इस तरह से नहीं पढ़े होगी एसिड बेसिस किस तरह से होता है। पर आप अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि जिसके पास H है वो एसिड है और OH है, और ये सेपरेट होना चाहिए क्योंकि CH3COOH इसमें भी तो OH है, पर ये OH जो है ये CO के साथ मिल रहा है, ठीक है, ये CO के साथ मिला है, इसलिए ये जो ये एसिड है पर इसमें OH लग रहा है, यानी कि इसका मतलब अगर OH है तो ये बेस होना चाहिए। पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो OH है ये CO के साथ मिल रहा है, ठीक है, ये CO के साथ मिल रहा है, इसलिए एक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो ध्यान रखना है, H अभी आपको दिखेगा वो एसिड है और जो जहाँ OH आपको दिखेगा वो एक बेस है। सो लेबोरेटरी में जलाने के बाद आपको सिर्फ उनके कलर्स लिखने हैं, एसिड को अलग करिए आप। और मैंने आपको जो चार्ट दिया होगी एसिड का जितने भी कलर होंगे, फिनोल्फिथिलीन का अगर फिनोल्फिथिलीन शब्द आप चेक कर रहे हो तो एसिड में कलरलेस होगा, मिथाइल ऑरेंज में रेड, उसमें टर्मरिक से या लिटमस, टर्मरिक नहीं दिया हुआ, लिटमस पेपर आपको दिया हुआ है, लिटमस में भी रेड होगा उसका कलर, ठीक है। तो आप इस तरह से पूरा टेबल बना सकते हो, टेबल 2.1। और एक्टिविटी 2.2 में आपको दिया हुआ है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि अनियंस को आप उसमें रखिए और उसमें कुछ क्लॉथ्स रख दीजिए ताकि वो क्लॉथ्स बाद में काम आ सके आपको एज एन इंडिकेटर, एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 2.2 में आपको दिया हुआ है, ये एक्टिविटी 2.2 में आपको दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एसिड, और अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हो कि जो कंपाउंड H+ आयंस को रिलीज़ कर रहा है सॉल्यूशन में वो एक एसिड है, और जो कंपाउंड OH- को रिलीज़ कर रहा है
जो कंपाउंड OH माइनस को रिलीज़ कर रहा है सॉल्यूशन में, वो एक बेस है। जब H3COOH को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये H+ आयन रिलीज़ करता है, ना कि OH माइनस, ठीक है, ना कि OH माइनस, इसलिए ये एसिड है। तो आप इस तरह से भी डिटेक्ट कर सकते हो कि ये एक एसिड है। पर आप अब ऐसे तो नहीं कि आपने अगर नाइट्रिक एसिड है तो आप उसको नाइट्रिक एसिड खरीद के लाओगे बाजार से, फिर से सॉल्यूशन में डाल के देखोगे, फिर आपको दिख रहा होगा उसमें H+ आयन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ H आपको दिख रहा है तो वो एसिड है, OH दिख रहा है आपको तो वो एक बेस है। नेक्स्ट हमारा है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद वाटर। जो एसिड एंड बेसिस होते हैं वो पानी के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, सॉरी वाटर कह रहा हूँ मैं, मेटल। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। सो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में देखा था कि जब हमने जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था हमारे पास हाइड्रोजन गैस आई थी, और वो कुछ रिएक्शन इस तरह से है। ये है 2.1.2। तो जब हमने Zn जिंक प्लस H2SO का रिएक्शन करवाया था H2SO4 का, तो हमारे पास ZnSO4 प्लस हमारे पास H2O गैस आई थी। यह आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इन एक्सपेरिमेंट को करके, और ये सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं है, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और ये देखा गया कि जब एसिड मेटल के साथ मिलता है तो वो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। एसिड जब मेटल के साथ मिलता है तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट देता है। सोल्ट क्या है आपके पास? सोल्ट ना तो एसिड है ना बेस है, वो एक न्यूट्रल मान सकते हो आप एसिड एंड बेस का। तो सोल्ट में बात करूँगा किस तरह से बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सोल्ट किस तरह से बनता है। बेसिकली इसका एक का कैटायन लेता है, एक का अनायन लेता है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कैटायन अनायन बाद में। तो सोल्ट हमारा बेसिकली ना तो एसिड है ना बेस है, अभी इस तरह से समझ सकते हो आप। और हमारा एसिड जब मेटल के साथ मिलेगा तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और जो कि आपको एक्टिविटी 2.3 में भी दिया हुआ है, यही आपको बताया गया है एक्टिविटी 2.3 में कि जब एसिड हमारा मेटल के साथ मिलेगा तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये हमने कैसे पता करा? ये हमने पता करा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करा के हमने ये देखा। पर जब मैं कह रहा हूँ कि एसिड मेटल के साथ मिलकर सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब मेटल के साथ इस तरह से करेगा। ये अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ केमिस्ट्री में तो उसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ मेटल के साथ ये वो रिएक्शन करेगा। क्या होगा अगर मैं यही रिएक्शन बेस के साथ करूँ, क्योंकि हमें पढ़ना है बेस और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं, सोल्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इसी जिंक की H2SO4 के ये सल्फरिक एसिड है, अगर मैं बेस के साथ उसे रिएक्ट कराता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है। अगर मैं Zn को NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूँ जो कि एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो ये बनेगा Na2ZnO2 राइट प्लस H2। इसमें भी एक जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलने वाली है, और जो सोल्ट है हमारा वो बनने वाला है। अब हमारा जो बेस है ना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको आसानी से मिल सकता है। ये कास्टिक सोडा होता है और ये इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। आपके लोकल शॉप पे इजीली अवेलेबल होगा ये। और इसमें ये मैंने रिएक्शन भी करी थी जब मैं क्लास 10 में था, तो मैंने भी ये रिएक्शन करी थी NaOH को। बेसिकली ये मैंने रिएक्शन करी थी Al के साथ। Al क्या होता है? एल्यूमिनियम के साथ मैंने रिएक्शन करी थी, और ये जब रिएक्शन बनेगी Na, ठीक है, ये बनेगा। अब वो जो पहले था Na2ZnO2 वो था सोडियम जिंकेट, आप लिख लो उसको, वो था सोडियम जिंकेट, और वो रिएक्शन भी लिख लो, ये भी लिख लो। और ये होता है सोडियम होता है एल्यूमिनेट, ठीक है, ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो जो मैंने रिएक्शन कराई थी वो NaOH के साथ वो एल्यूमिनियम से कराई थी, क्योंकि जिंक इजीली अवेलेबल नहीं है, पर एल्यूमिनियम अवेलेबल है, क्योंकि आपके किचन फॉइल्स में जब आप जो उसमें रोटी ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो किचन फॉइल वो एल्यूमिनियम से ही बना होता है। एल्यूमिनियम फॉइल जो आप किचन में इस्तेमाल करते हो, तो वो मैंने डाल दिया था NaOH में, NaOH के एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। इसमें वाटर भी था, तो हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट आया था और हाइड्रोजन गैस भी आई थी। हाइड्रोजन गैस मैंने गुब्बारे में स्टोर करने की कोशिश की थी, पर वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। पर अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर दोबारा से रिएक्शन को करा पाया और आपको दिखा पाया, तो
आप भी करना फिर घर पे। लेकिन ये हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से हम उसको समझ नहीं पाए और बहुत सारी गलती हुई, क्योंकि NaO जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आप उसको स्किन पे लगा लोगे ना, इसका एक्वस जो है इसको स्किन पे लगा लोगे तो जो स्किन की आउटर लेयर है वो डैमेज हो सकती है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमने इस चीज़ को ना देखते हुए हमने रिएक्शन की थी, इसलिए हम फेल हो गए। पर आपके पास अब आ गया है कि जब बेस प्लस मेटल के साथ मिलेगा तो ये सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। और मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ मेटल के साथ नहीं, सॉरी मोस्ट ऑफ मेटल के साथ पर सब मेटल के साथ नहीं, पर मोस्ट ऑफ मेटल के साथ ये करेगा इस तरह से, ठीक है। बेस प्लस मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये था आपका, ये सिर्फ इसमें इतना ही है, ये सिर्फ इसमें इतना ही है कि जब 2.1.2 पढ़ रहे हैं हम एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, तो इसमें सिर्फ एसिड एंड मेटल मिलकर सोल्ट प्लस हाइड्रोजन देंगे, इसी तरह से बेस में होगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपको इसका जवाब सेकंड पार्ट में दूंगा। जो आपने देखा होगा कुछ लोगों को पान चबाते हैं, और आपने पान देखा भी हो ऐसे आई थिंक, और आपने वो पीक भी देखी होंगी जब वो कोने पे थूक देते हैं पीक को, ठीक है, आपने देखा होगा। तो उनका जो मुंह है और जो पीक होती है वो रेड कलर की होती है, ठीक है, जो उनका मुंह हो जाता है वो रेड कलर का हो जाता है पूरा अंदर से। तो इस तरह क्यों होता है? बेसिकली एसिड बेसिस का ही कॉन्सेप्ट है एक, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप सर्च ऑन करें कि ये किस तरह से होता है, क्यों होता है, क्या क्या उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो उसको ऐसा होने पे मजबूर करते हैं कि वो पूरा रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखिए, सर्च कीजिए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया है, पूरा चैप्टर पूरा नहीं हुआ, पर आपका जो एसिड एंड बेसिस मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो आपका हो गया है। अब हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट किस तरह से रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, सॉरी विद एसिड्स, विद एसिड, ठीक है। तो ये आपके कुछ रिएक्शंस हैं यहाँ पे जो अभी आपको दिख रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, जो एक्टिविटी 2.5 थी आपकी, उसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, और उसमें हमने HCl ही डाला, दोनों में HCl डाला, दोनों में HCl डाला, और एक में लिया सोडियम कार्बोनेट और दूसरे में लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हम कह रहे हैं ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन की जगह हम बाय लगा सकते हैं, Bi, ठीक है, सोडियम की जगह हम Bi लगा सकते हैं। और हमें टॉपिक हमारा क्या है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। तो जब टेस्ट ट्यूब ए में हमने डाला सोडियम कार्बोनेट और टेस्ट ट्यूब बी में हमने डाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड के साथ ये रिएक्ट करे, तो जो प्रोडक्ट आया वो आया NaCl कार्बन डाइऑक्साइड H2O, ठीक है, इसमें भी NaCl H2O CO2। अब देखिए हमने आपको रिएक्शन में आप फर्दर पढ़ोगे, लास्ट पॉइंट जो आप एक्टिविटी में आपको दिया हुआ है, ये कहा गया है कि आपको वो गैस जो निकली है ना, ये आप क्या करिए, क्विक लाइन से मार्कर, आप इसको लाइम वाटर से यानी कि CaOH के साथ, यानी कि CaO के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराइए। उससे क्या है, हमें ये पता लग जाएगा कि ये कौन सी गैस है। जब हम इसे CaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास CaCO3 आ जाएगा, और यही कारण है कि हमने फर्दर वो रिएक्शन करा, क्योंकि हमने CO2 को हमें डिटेक्ट करना था कि कौन सी गैस है। हमने पानी कैसे बताया कि पानी निकलेगा, हमने पानी इस तरह से बताया कि जब H हमारे पास HCl में पहले से H है और H और इसमें O है, तो हम कह सकते हैं पानी है वो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि जब HCl को इसमें डालेंगे तो H+, और वो O के साथ रिएक्ट जरूर करेगा, ठीक है। हमने नमक इसलिए बताया क्योंकि जिसका HCl का, जो इसका HCl है, जब ये HCl इस तरह से टूटेगा, ये इसका कटायन है, मैं बताऊँगा कटायन अनायन भी, ठीक है, आप समझ लीजिए सिर्फ अभी। तो उसका जो अनायन है और इसका जो मेटल कार्बोनेट का जो कटायन है, ये मिलकर इसको एक सोल्ट बनाएंगे। दूसरी चीज़, हमने CO2 कैसे पता करी, जब हमने CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें CO3 मिला। तो इसी केस में होता है जब जो हमारी गैस है वो CO2 हो,
इससे हमने पता लगेगा ये CO2 है। और पानी का मैंने आपको भी बताया कि उसमें H+ निकलेगा और हमारा O हमारे पास है तो H2O ज़रूर बनाएगा। इसी तरह सेकंड केस में भी हमने किया था, ठीक है। सेकंड केस में भी इसी तरह से डिटेक्ट किया कि CO2 है उसमें। उस सेकंड टेस्ट ट्यूब में भी हमने लाइम वाटर में उसमें जो गैस है वो पास ऑन करी, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन से बेसिकली ये जो रिएक्शन का हमें पता चला कि जो मेटल कार्बोनेट है एसिड के साथ मिलता है या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ मिलता है तो हमें सॉल्ट CO2 और वाटर मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं मैंने अभी आपको कारण बताया है। CO2 हमने डिटेक्ट करी, डिटेक्ट कैसे करी, लाइम वाटर से तो पास ऑन करके। NaCl हमारे पास कैटायन अनायन आए इसलिए हमारे पास NaCl आया और H2O क्योंकि एसिड है तो बना ही था H2O, ठीक है। सो यानी कि हमें यहाँ से एक और चीज़ मिली कि एक और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिली कि जब मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ मिलेंगे तो हमारे पास CO2 वाटर और सॉल्ट आना ही आना है, आना ही आना नहीं है। हमारे पास ये एक मोस्ट ऑफ केसेस में है। मोस्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट या मोस्ट ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सॉल्ट आएगा। अब हम देखते हैं कि हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब हमने देख लिया मेटल कार्बोनेट्स के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे, देखो जब भी हम एसिड और बेस का सॉल्यूशन लेते हैं ना इस तरह से कुछ, लेट्स से हमने लिया HCl या H2SO4 कुछ भी ले लीजिए, लेट्स से मैं HCl ले रहा हूँ। जब मैं इस HCl को पानी में रखूँगा, जब मैं इस HCl को पानी में रखूँगा तो ये H+Cl- में टूटेगा, H+Cl- में टूटेगा, ठीक है। इसी तरह से जब मैं बेस को रखूँगा एक सॉल्यूशन में, इसका जब एक्वस बनाऊँगा तो बेस लेट्स से मैंने लिया आपके इसी हिसाब से लेते हैं NaOH, ठीक है। इसमें NCERT में लिया हुआ इसने NaOH। तो जब NaOH में ले रहा हूँ तो इसमें जो टूटेगा ना ये Na+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा, इसी तरह से Na+ इस तरह, NH- इस तरह से। तो इस तरह से ये आयंस में बदल जाएगा। क्लास 9th में आपने आयंस पढ़े होंगे। आयंस क्या होते हैं? आयंस वो एटम होते हैं, आयंस वो एटम होते हैं जिन पे कुछ चार्ज होता है। वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पर जिस एटम पे कोई चार्ज होगा, ये Na है, ये Na का एटम है, लेकिन जब इस पे चार्ज होगा ना कुछ चार्ज, कैसे कि जब इसका इलेक्ट्रॉन या तो इसको एक इलेक्ट्रॉन इसका साथ छोड़ दे या एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसके पास, या एक इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, उसका साथ छोड़ भी सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती आ भी सकता है। जैसे कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार के घर ज़बरदस्ती आ जाते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन इसमें आ भी सकता है, जा भी सकता है। जब Na से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर नेगेटिवली चार्ज है वो कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है एक। जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर नेगेटिवली चार्ज भारी हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज भारी होने की वजह से हम इसे कहेंगे इस पर नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से आयंस एटम्स होते हैं हमारे। प्लस एक और चीज़ है, जब आयंस जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो आयंस जो है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटायन। जब आयंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनायन। उनको हम बोलते हैं अनायन। नेगेटिवली चार्ज आयन अनायन हो गया, पॉजिटिवली चार्ज अनायन कैटायन हो गया है। अब इस केस में जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इसमें H+ यानी कि अनायन कैटायन में टूटेगा, ये भी अनायन कैटायन में टूटेगा। तो इसमें होगा क्या कि जब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन में, लेट्स से आई एम ड्राइंग इट हेयर, तो जैसे अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ क्यों? क्योंकि हमने कहा एसिड बेसिस का रिएक्शन करा रहे हैं, तो मैंने इसको इसमें डाला। तो जब मैं इस बीकर को, बीकर है जो ये बेस का, इसमें डालूंगा तो हमारे पास H+ भी होगा, यहाँ पर Cl- भी होगा, यहाँ पर हमारे पास Na+ भी होगा, यहाँ पर हमारे पास OH- भी होगा। अब देखोगे आप तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, आपको पता है कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी, और ये कहता है
कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने एक दूसरे को रेपल करेंगे और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास H प्लस यहाँ से आया, Cl माइनस यहाँ से आया और Na प्लस यहाँ से आया और OH माइनस यहाँ से आया। तो ये लाइक चार्जेस जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो H प्लस जो है, जब H प्लस प्लस ये एक्वस है यहाँ पर और OH माइनस एक्वस मिलेंगे तो H2O बनाएंगे और इसी तरह से Na प्लस और Cl माइनस मिलेंगे तो NaCl बनाएंगे। लेकिन एक बात है, आप कहोगे कि जब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस भी तो अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर क्योंकि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमें एक बेटर रिलेशनशिप मिले, तो उसी वजह से ये जो एटम हैं ये भी इस तरह से सोचते हैं कि हम भी एक ऐसे एटम के पास जाएं, एक म्यूचुअल, जहाँ पर पूरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, वहाँ पर एक दूसरे को समझते हों। तो ये एटम्स भी इस तरह से ही जाते हैं कि अगर कहीं पे हमें एक बेहतर रिलेशनशिप मिल रही है, इनके अंदर Na प्लस Cl के माइनस एक बेहतर रिलेशनशिप हो सकती है कंपैरिजन टू जो H प्लस और Cl माइनस में हो सकती है। इन केस ऑफ आवर लाइफ, जिस तरह हमारी लाइफ में होता है, इसी तरह से ये एटम्स भी, क्योंकि लाइफ इज़ लाइक नेचर, और जो नेचर में हो रहा है वो जो नेचर में हो रहा है, अगर कुछ चीज़ नेचर में हो रही है तो सबके साथ होगी। इसी तरह से ये नेचर होता है कि हम एक बेटर रिलेशनशिप में जाएँ, तो उसके लिए ये जो H प्लस और Cl माइनस का जो रिलेशनशिप है ये कंपैरिजन टू NaCl और Cl माइनस ये थोड़ा ख़राब है, और NaCl और Na प्लस और Cl माइनस का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा बेहतर है, इसलिए Na इसको अट्रैक्ट करेगा, H प्लस OH माइनस को रिएक्ट करेगा। और जब ये रिएक्शन होगी तो हमें पर्टिकुलरली हमें बताया गया कि जब एसिड बेस मिलेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि जब Na प्लस और Cl माइनस मिलेंगे तो सोल्ट बनाएंगे, और H प्लस और OH माइनस तो वहाँ पे हैं ही हैं, तो यानी कि वाटर का तो हमें पता चल गया। जब हमने कहा कि हमारे पास एक एनायन मिलेगा, हमारे पास एक एसिड का कटायन ये है और एसिड का एनायन ये है, तो सोल्ट किस तरह से बनेगा? सोल्ट जब बनेगा जब हमारे पास एसिड का या तो अनायन हो या कटायन हो। तो हमारे पास जो एसिड है उसका अनायन होता है और जो बेस है उसका होता है कटायन। ये देखो, इसका होता है कटायन। तो सोल्ट कब बनेगा? सोल्ट जब बनेगा जब हमारे पास अनायन और कटायन मिलेंगे जब, तो हमें सोल्ट बनेगा। जब हमारे पास देखो दो ही चीज़ें हैं, एसिड के पास कटायन अनायन है, बेस के पास कटायन अनायन है, तो हाइड्रोजन किससे बना? हाइड्रोजन बना H प्लस और OH माइनस से। OH माइनस से, ये कटायन है इसका, ये अनायन है, यानी कि इस HCl सॉल्यूशन में कटायन तो यूज़ हो गया ना, कटायन यूज़ हो गया है। ये देखो कटायन यूज़ हो गया है यहाँ पे। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा अनायन, यानी कि एसिड का हमारे पास बचा अनायन और एसिड का हमारे पास बचा अनायन और Cl यानी कि अनायन। अब अनायन हमारे पास यूज़ हो गया, हमारे पास बचा क्या? कटायन। अब हमारे पास कटायन बचा, जब अनायन और कटायन रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे सोल्ट, ठीक है, वो बनाएंगे सोल्ट। इसी तरीके से हमारा जो सोल्ट है, एसिड बेस जब मिलते हैं तो हमारा सोल्ट बनता है, और H2 कैसे आएगा मैंने आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूँ मैं। सोल्ट कब बन रहा है, क्यों बन रहा है, आयन क्या है, एटम क्या है, सब ठीक है, और कटायन क्या है, अनायन क्या है। और देखिए ये जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना हमारे पास, ये H2O और सोल्ट बनेगा, तो इसमें ना तो बेस की प्रॉपर्टी होगी ना इसमें एसिड की प्रॉपर्टी होगी, किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। और यही, वैसे तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे आपने देखा होगा, अगर एसिडिटी आपको हो रही है तो आप क्या करते हैं? एसिडिटी आपको हो रही है तो आप लेमन का नींबू पानी थोड़ा ही पीते हैं, आप पीते हैं या तो सोडा लेंगे जो कि एक बेस है, या आप लेंगे एंटासिड्स। गैस की आप टैबलेट कभी देखना, ये चीज़ें चेक करनी चाहिए बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, कि हमें हमारा इंटरेस्ट बना रहे जो हम पढ़ रहे हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो, डेली लाइफ में चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो, आप मेडिसिन है
मेडिसिन पे देख रहे हो कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन से इसमें केमिकल्स डले हुए हैं, कौन कौन से बेस एसिड डले हुए हैं, वो किस तरह से हमें मदद कर रहे हैं। आप जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे या तो आप हेल्थ के लिए भी अवेयर होगे और आपका साइंस में भी इंटरेस्ट बनेगा। सो एंटासिड्स आप देखोगे ना, जब इसमें बेस होंगे या तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कुछ भी होगा, या उसमें किसी भी तरह का बेस हो, पर उसमें बेस जरूर होगा, क्योंकि एंटासिड्स बेस होते हैं। और एसिडिटी जब हम हो रही है तो एसिड प्लस बेस मिलकर हमें सोल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड और बेस जब मिलते हैं वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और हमारे पास सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आएगा, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। जब एसिड एंड बेस मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि जब एसिड बेस मिलेंगे तब हमारे पास क्या होगा, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या, और जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एसिड्स और बेसिस। तो देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। तो एक्टिविटी 2.7 में आपको दिया हुआ है, जिसमें एक रिएक्शन कराया गया है कॉपर सेकंड ऑक्साइड। कॉपर सेकंड ऑक्साइड क्या होता है, देखो मेटल्स के जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स पढ़ोगे आप, बेसिकली एक ही एलिमेंट होता है पर उसके दो वैलेंसी होते हैं, दो उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। तो आप ध्यान रखना कि कॉपर सेकंड जो है उसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, उसकी वैलेंसी जो है 2 है। तो इसलिए जो फॉर्मूला है ये CuO बना, ठीक है, Cu की वैलेंसी 2, इसकी 2, तो Cu2O2 तो CO बन जाएगा, ठीक है, ये CuO बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना फॉर्मूला बनाने के लिए, ये इस तरह से है। तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड ये ब्लैक कलर का होता है, आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ा था। जब HCl के साथ ये रिएक्ट करेगा तो कॉपर सेकंड क्लोराइड और वाटर बनाएगा। तो इससे हम इस रिएक्शन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ मिलते हैं तो हमें सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। ऐसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ मिलते हैं तो सोल्ट प्लस क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब लेकिन अगर क्या होगा, अगर हम बेस के साथ करें तो बेस के साथ बेसिकली ये नहीं होगा। पर मैंने आपको कहा था कि एक रिएक्शन जो 2.1.4 में देखा था हमने, आप थोड़ा सा बैक करोगे तो वीडियो को, जब वो रिएक्शन हो रही थी, जो गैस निकल रही थी मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ हमने रिएक्ट करा पहले, उसमें से एक गैस निकल रही थी और वो गैस हमने क्विक लाइम यानी कि लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराई। तो CO2 उसमें रिएक्ट कराई तो हमारे पास CaCO3 आया था, प्लस हमारे पास आया था वाटर, आई थिंक यस वाटर हमारे पास आया था, ठीक है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारा बेस है, या लेट्स से हम मेटल से ही लेते हैं इसको, ठीक है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको क्या लगता है क्या है ये? कार्बन क्या है? ये ऑक्साइड तो है पर कार्बन जो है वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर। अब ये दो रिएक्शन हमारे पास मिली, ये दो इक्वेशन हमें मिली कि जो नॉन मेटल प्लस बेस के साथ मिलेगा तो सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा, और एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड मिलना चाहिए जब वो सोल्ट एंड वाटर बनाएगा। अब इससे हम दो चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि एसिड जब बेस के साथ मिलेगा तो सोल्ट प्लस H2 बनाएगा, सोल्ट प्लस H2 बनाएगा। एसिड जब बेस के साथ मिलेगा सोल्ट प्लस H2 मिलाएगा। तो इससे पहले जो हमने ये लिखी है नॉन मेटल प्लस बेस सोल्ट प्लस वाटर, ये जो पहली इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन मानते हैं इसको, ठीक है। तो एसिड बेस को इसका जब रिलेट करेंगे तो बेस ये नॉन मेटल है वो वहाँ एसिड है, पर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ये स्टार में आप लिख लीजिए कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ये हमने कंक्लूड करा एसिड बेसिस, क्योंकि सोल्ट हमें प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है, वाटर मिल रहा है, H2O मिल रहा है हमारे पास।
तो सोल्ट प्लस H2 मिला है, यहाँ पर भी सोल्ट प्लस H2 मिल रहा है, इसलिए हमने कंक्लूड किया कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अब इसे दूसरे से रिलेट करते हैं। दूसरे से जब आप इसको रिलेट करोगे, एसिड हमारे पास ये रहा, ये बेस है, ये पर ये मेटल ऑक्साइड है, प्रोडक्ट हमें सेम मिल रहा है। इससे हम दूसरी चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो होते हैं बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं इन नेचर, और नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो इन जो हमने बताया, इन दो क्वेश्चन से हमने निकाला, ये दो चीज़ें हमने कंक्लूड करी, और वो करा एसिड बेस प्लस सोल्ट प्लस हाइड्रोजन से हमने इसको रिलेट करके हमने ये दो चीज़ें कंक्लूड करी कि हमारे पास जो नॉन मेटल होता है वो हमारे पास एसिडिक होता है, और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिकली नॉन मेटल कह रहा हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड जो हमारे वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं इन नेचर, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं या एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर लिख लीजिए या बेसिक लिख लीजिए, योर चॉइस। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर इन नेचर, उसका उनका जो नेचर में कैरेक्टर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अब ठीक है, हमने देख लिया है कि जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज़ हमने सब देख ली हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकंड पार्ट भी आएगा, और बेसिकली अब नोट्स भी आपके जल्दी ही आएंगे। ठीक है, नोट्स बहुत ही अच्छे होंगे मुझे ऐसा लगता है। अगर कंपटीशन को हम देखें तो मुझे लग रहा है कि यार हमारे ठीक ठाक हैं नोट्स, और मैं आपको एक ओवरव्यू भी दे दूंगा वीडियो के थ्रू कि नोट्स किस तरह से हैं, किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो उनको। और ज़्यादा नोट्स नहीं है अभी, जितने मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उन्हीं के आपको नोट्स मिलेंगे, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू मेक अ नोट। ये एक तरीका हो सकता है कि आप कहीं से कॉपी करके चिपके के दे दो, पर इफ़ यू हैव टू गिव वैल्यू तो आपको वो यूनिक बनाना होता है, और यूनिक बनाने के लिए इट टेक्स टाइम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, आप छोड़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी इन द केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। देखो कर्ड क्या होता है, कर्ड जो है खट्टी होती है, कर्ड खट्टी होती है, तो या तो बेस होगा या एसिड होगी। पर खट्टी कौन होता है, एसिड, यानी कि जो कर्ड है हमारी वो हो गया खट्टी, क्या होता है एसिड, यानी कि इसमें एसिड है, और आपने पढ़ा भी होगा कर्ड में एसिड है। ठीक है, कर्ड में एसिड है। अब या आप सोर सब्सटेंस भी ले लीजिए, कर्ड या कोई और सोर सब्सटेंस भी लीजिए, उसमें भी एसिड होगा, पर हम कर्ड मान रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट उसमें कहा कि हम ब्रास और कॉपर सब्सटेंसेस में क्यों नहीं रखते। ब्रास हो गया मेटल, कॉपर हमारा हो गया मेटल, या कोई अदर मेटल वेसल्स। जब ये एसिड जो है कॉपर में रखा जाएगा, यानी कि मेटल में रखा जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, जब ये मेटल एसिड और मेटल एसिड जब मेटल के साथ मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो कर्ड है वो सोर है, खट्टी है, खट्टी है, इसका मतलब उसमें एसिड है, और जब हम दही को कॉपर और ब्रास के कंटेनर में रखेंगे तो उसमें सॉल्ट बन जाएगा, उसमें H2O गैस भी निकल सकती है, निकल सकती नहीं, निकलेगी उसमें, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। लेट्स से कोई भी अगर हमने ऐसा सॉल्ट बन गया वहाँ पे गलती से जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो हमें नुकसान पहुँच सकता है वहाँ पे। H2O वो गैस तो शायद निकल जाएगी, H2O गैस आपको शायद हार्म नहीं करे क्योंकि वो निकल जाएगी। ठीक है, पर सॉल्ट अगर वहाँ पे बन गया और अगर H2O वहाँ पे गलती से रह गई तो वो भी नुकसान दे सकती है हमें। सॉल्ट हमारा अगर नुकसानदायक होगा तो वो भी हमें नुकसान कर सकता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि जब कर्ड एक एसिड है, मेटल हमारा कॉपर और ब्रास है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जब उन्हें सेम कॉन्टेक्ट में रखेंगे तो सॉल्ट बन सकता है और H2O बन सकता है। हमारी वो कर्ड नहीं रहेगी, वो सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट हमारे लिए वो इट्स डेंजरस कि अगर हमने वो बैड सॉल्ट खा लिया तो। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। जब एसिड मेटल के साथ मिलेगा, मैंने कहा एसिड मेटल के साथ मिलेगा तो H2 बनाएगा। और इसका हम कैसे पता कर सकते हैं, आप उसके पास एक कैंडल ले जाइए, मैचस्टिक ले जाइए, तो उसमें पॉप साउंड आएगी। दैट्स हाउ यू कैन डिटेक्ट। ठीक है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
metal compound A react with dihydroxy acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. तो हमारे पास मेटल का कोई, लेट्स से कोई भी मेटल है, उसका कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसने कहा ये HCl के साथ रिएक्ट करा, ठीक है, और उसने कहा कि कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास एक है, जो कैंडल है, अगर कोई कैंडल जल रही है उसको अगर कोई बुझा रही है तो कौन सी गैस है? CO2 होती है, ठीक है, वो CO2 होती है। और द गैस इज बर्निंग अ कैंडल, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो हमारे पास कैल्शियम यानी कि मेटल है, पर हमें कैल्शियम का जो उसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है हमें वो नहीं पता, तो Ca हमारे पास आ गया। तो इससे तो हमने पता लगा लिया कि ये Ca है। अब आप देखोगे कि जब मेटल का कोई कंपाउंड, जैसे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ मिलेगा तो हमारे पास सोल्ट CO2 प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि इसमें OO का बहुत इस्तेमाल हो, O2 यहाँ इस्तेमाल हो गया, एक O यहाँ इस्तेमाल हो गया, तो आपको क्या लगता है इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा या इसमें करेगा ओनली कार्बोनेट? मेटल कार्बोनेट रिएक्ट होगा इसमें या कार्बोनेट? तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो इसको, हिट एंड ट्रायल से इस तरह से कर सकते हो। देखो H तो हमारा यूज़ हो गया H2O में, तो यानी कि हमारे पास H नहीं है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो नहीं होगा, मेटल कार्बोनेट। अब आप इसे बैलेंस करके भी देख सकते हो, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, या आप एक निकाल सकते हो कि भैया H2O तो हमारा H से बन गया, अब कहीं और H इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो H तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया यहाँ पे। या आप हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे ना, बैलेंस हो गया, सिर्फ आपको 2 लगाना है यहाँ पे। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, जो रिएक्शन है वो इस तरह से जाती है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस भी हो गए, हैं और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में आप देखना कि कौन सा नेक्स्ट पार्ट, एसिड बेसिस में क्या कॉमन होता है, क्या क्या चीज़ें, जैसे कि अगर हमने सॉल्यूशन डालेंगे क्या होगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम चीज़ें आएंगी क्या? हमने जो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी शायद हम उन्हें भी डिस्कस करें इसमें, क्योंकि हमें कॉमन बताना है उसमें, ठीक है। पर आई थिंक हाँ, एक चीज़ कॉमन होती है एसिड बेसिस में जो हमने अब तक पढ़ी है कि एसिड या बेस जब मेटल के साथ मिलेंगे तो हमारे पास सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस है, ये एक चीज़ कॉमन है। यही नहीं, सिर्फ हम आगे भी चीज़ें क्या क्या कॉमन हो सकती हैं, ये तो हमने सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, क्या होगा जब हमें क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, क्या वो उसी तरह से बर्न कर सकता है हमारा, ठीक है। और एक और चीज़, वैसे तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसको, पर एक और चीज़, जब मैं बात कर रहा हूँ ना, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस तरह से पढ़ रहे हैं कि अगर मैं अपने हाथ पे रखूँ तो वो जला सकता है, वो तभी जला सकता है जब उसके पास वाटर की कंटेंट्स हों, जब HCl एक्वस हो, जब HCl या H2SO4 या नाइट्रिक एसिड HNO3 वो क्या हो, एक्वस हो, क्योंकि एक्वस होगा, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से वो चीज़ें काम करती हैं। तो इस पार्ट में इतना ही, और नोट्स के लिए हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम नोट्स बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंसेंस, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग कमेंट्स एंड नॉट गेटिंग योर फीडबैक। हमें फीडबैक नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, कोई देख नहीं रहा यार क्लास 10th का। सो इट्स लाइक डू समथिंग फॉर अस एंड यू कैन इवन कंट्रीब्यूट टू अस, और जो आपका UPI है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इंसेंस।